कूदफान सियासत में अब नया चैप्टर सर्वेंट का खुल चुका है, जिसमें अखिलेश यादव का वार है तो फिर ब्रजेश पाठक का पलटवार भी है। दरअसल जिस तरह कल अखिलेश यादव ने कानून का उल्लंघन कर अनुमति नहीं मिलने के बाद भी दीवार फांद गए थे, उस पर ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा था। लेकिन जब अखिलेश यादव से सवाल किए गए तो उन्होंने ब्रजेश पाठक को सर्वेंट कह दिया और कहा कि मैं सर्वेंट डिप्टी सीएम से बात नहीं करता। हालांकि इस मसले को भी ब्रजेश पाठक ने भुना लिया और साफ शब्दों में कह दिया कि हां, मैं जनता का सेवक हूं, जनता का नौकर हूं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी पर। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों कूद फांद मचा है, पर्सनल अटैक हो रहे हैं और बात यहां तक पहुंच गई है कि डिप्टी सीएम को सर्वेंट बोला जा रहा है। ये निशाना अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर साधा है और उस बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है, जिसमें ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को गुंडे माफियाओं की पार्टी करार दिया था। इसकी शुरुआत कल अखिलेश की कूदफान वाली तस्वीर से हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए। दरअसल आज अखिलेश यादव राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर लोहिया पार्क पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश ने ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम कहकर संबोधित किया। फिर क्या था, लगे हाथ ब्रजेश पाठक ने भी पलटवार किया और इस मुद्दे को भी अपने पाले में कर लिया। और हम लोग सर्वेंट डिप्टी मिनिस्टर का जवाब नहीं देते हैं, सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टरों का जवाब नहीं देते हैं, और इसलिए नहीं देते हैं कि कोई जिम्मेदार अगर है तो वो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम कहा है, ये सही है। मैं जनता के सेवक के रूप में, नौकर के रूप में प्रदेश की जनता के लिए काम करता हूं। जबकि अखिलेश यादव जी राजघराने से आते हैं, राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, वो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मैं अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम माना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी 24 की लड़ाई अब निजी हमलों पर आ गई है, जिसमें एक तरफ ब्रजेश पाठक है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो अब इस तरह एक दूसरे पर हमलावर है कि नौकर चाकर जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करने लगे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा ब्रजेश पाठक सर्वेंट डिप्टी सीएम है, तो पलटवार में ब्रजेश पाठक ने कहा हाँ, हम जनता के सेवक हैं। फिर अखिलेश ने कहा हम सर्वेंट को जवाब नहीं देते, तो ब्रजेश पाठक ने कहा अखिलेश राजघराने से आते हैं। फिर सपा अध्यक्ष ने कहा मुझे उनसे मतलब नहीं, तो डिप्टी सीएम ने कह दिया हमें सिर्फ जनता से मतलब है। यानी डिप्टी सीएम ने इसी बहाने अखिलेश को परिवारवादी बता दिया, जिस पर सियासत भी हो रही है। उप मुख्यमंत्री की जो भाषा है वो दर्शाती है कि वो शब्द जो उन्होंने कहा है वो उनके ऊपर लागू होता है। सत्ता की गुंडाई। एलडीए की बिल्डिंग सीज नहीं थी बिल्डिंग। एलडीए की बिल्डिंग, वो जो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर है, वो सेंटर 800 करोड़ के ऊपर से बनाया गया था। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए अखिलेश यादव, जिनको पिता की विरासत में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद मिल गया, निश्चित रूप से उनको जनसंघर्षों का कोई अंदाज नहीं है। छात्र राजनीति से लेकर आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के उप मुख्यमंत्री बने ब्रजेश पाठक जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, दरअसल वो किसी भी जनसेवक के लिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए अलंकार है। खैर, ये जुबानी जंग अखिलेश के उस लाल रंग पर है जब उन्होंने जेपी जयंती पर कानून के साथ खिलवाड़ किया था, लेकिन अब उसी को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है और अब सर्वेंट वाले चैप्टर में नौकर चाकर से गरीबी की अपमान की बात भी उठने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी बीच विपक्षी गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि विपक्ष में सीट का सवाल ही नहीं है, यूपी में विपक्ष एकजुट हो चुका है। उन्होंने कहा कि यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत
विपक्षी गठबंधन हासिल करेगा। तो बीजेपी का सफाया होने वाला है, ये भी अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। तो आज उन्होंने कहा कि गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है। पूरा गठबंधन उत्तर प्रदेश में एकजुट है और हम यहां सभी 80 सीट जीतने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कहीं किसी तरह का सीट का कोई सवाल होगा। गठबंधन जीतेगा। जनता बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने जा रही है, क्योंकि जनता महसूस करती है कि बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया है, महंगाई बढ़ा दी। अभी खेतों में धान खड़ा है, एक भी धान खरीदने के लिए अभी तक इंतजाम नहीं किया। अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी अब सूफी संवाद अभियान को धार दे रही है, जिसके लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने सूफी समाज से जुड़े कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी और कह दिया कि अब तक विपक्ष ने जो गलतफहमियां फैलाई है उसे 2024 से पहले दूर करना है, क्योंकि बीजेपी सबका साथ सबके विकास की बात करती है। दरअसल ये कवायद मुस्लिम समाज में पैठ बनाने के लिए की जा रही है। इस अभियान से बीजेपी सरकारी योजनाओं का संदेश मुस्लिम वर्ग तक पहुंचाना चाहती है। साथ ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मुस्लिम समाज की समस्याओं को सुनेंगे और इतना ही नहीं, दरगाह और खानखाना में जाकर संपर्क भी साधेंगे। साथ ही उन्हें सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी देंगे, उनको अवगत कराएंगे और इसके लिए यूपी में करीब 1000 बड़े सूफियों के दरगाह पर जाने का प्लान तैयार कर लिया गया, जिससे विपक्ष के भ्रम को दूर किया जा सके। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस वर्ग को साधने की और क्या क्या कवायद बीजेपी करने वाली है। विजय रथ पर सवार बीजेपी के पास 39 दल हैं। चुनावी बल है, मोदी जैसा चेहरा है, शाह जैसे चाणक्य है और योगी जैसे योग्य नेता, जिसके सहारे 24 के चुनावी मैदान में उस रिकॉर्ड को तोड़ने की प्लानिंग है जिसे खुद बीजेपी ने बनाया। बावजूद इसके बीजेपी अपने विस्तार का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। अब उसकी नजर विपक्ष के वोटों की बची पूंजी साधने पर है, जिससे 2024 में अजेय रहा जा सके। लोकसभा में बहुमत के लिए बीजेपी इस बार सूफी संवाद शुरू कर रही है। इसकी शुरुआत आज लखनऊ में हुई, जिसे प्रदेश भर में पहुंचाया जाएगा। इस विचारधारा के आधार पर हमारी सरकार ने जो काम किए, मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में, हमें घर घर पहुंचाना है और सूफी विचार से देश में जो भाईचारा है, एक दूसरे से मिलकर काम करने की जो पद्धति है, हमें गंगा जमुनी जो हमारी तहजीब है, हमारी जो मिली जुली विरासत है, उसे हमें आगे बढ़ाकर इस देश के विकास में अपना योगदान देना है। पहले मुसलमानों को साधने के लिए पसमंदा स्नेह यात्रा और अब सूफी संवाद से उन वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश हो रही है, जिससे सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि मुसलमानों को भी साथ लाया जा सके। ऐसे में बीजेपी का मकसद है सूफी संवाद से अल्पसंख्यकों को साधा जा सके, योजनाओं के बारे में बताया जा सके, विपक्ष के भ्रम को दूर किया जा सके, MY समीकरण को तोड़ा जा सके। देखिए, 2014 से जब से देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई और 2017 के बाद से जब से उत्तर प्रदेश में हमारी योगी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट के से जोड़ने की नीयत से काम किया। हमने मुस्लिम समाज को कभी भी वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश कार्यालय पे सूफी संवाद का प्रोग्राम है और साफ और स्पष्ट हमारा लक्ष्य है कि आम मुस्लिमों के बीच में जाके उनको सरकारी योजनाओं से कनेक्ट करके उनसे कैसे और हम बेहतर सरकार के माध्यम से उनकी सेवा के लिए काम कर सकते हैं, इस लक्ष्य के साथ हमें भारतीय जनता पार्टी को काम करना है। इसके लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने सूफी समाज के लोगों को प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें ये भी बताया गया कि कैसे उन्हें अपने लोगों के बीच जाना है और बीजेपी सरकार में हुए कामों को रखना है और अब तक विपक्षियों की जो गलतफहमियां फैलाई गई है, उस भ्रम को भी दूर करना है। हालांकि बीजेपी के इस अभियान पर सियासत भी हो रही है। कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में जब उसको अपनी हार सुनिश्चित दिखाई दे रही है तो सबको मनाने में लगे। सबसे ज्यादा जुर्म, अत्याचार, उत्पीड़न
ये अल्पसंख्यकों के ऊपर, मुसलमान भाइयों के ऊपर बीजेपी सरकार ने किया है। पुराने घर लौट रहे हैं, आप भी आ जाइए। तो 1989 से पहले वाली जो स्थिति थी, जब भाजपा की सिर्फ 2 सीटें होती थी, उस स्थिति में हम भाजपा को पहुंचा सकते हैं। उसके बाद एक और अभियान चलाया गया, जय जवाहर जय भीम, जो दलित बहुल मोहल्लों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जाकर के लोगों से बातचीत की और कांग्रेस से जुड़ने के लिए कहा। अभी 6 अक्टूबर को उर्दू दिवस के दिन भी तमाम जो उर्दू दान लोग हैं उनको सम्मानित करने का काम किया गया। तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान लोकसभा में तो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार है। जिन पार्टियों को लग रहा है कि उनको भी कुछ मिल सकता है, वो अपना थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ मिलने नहीं जा रहा। यानी बीजेपी सूफी संवाद से विपक्ष को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रही है, जिसका इम्प्लीमेंट भी होने लगा है। क्योंकि जहां मुसलमान मतदाता जीत हार के लिए अहम योगदान निभाते हैं, वहां बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पहुंचाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ इन दिनों सनातन पर हमला करने वालों पर आंखें तरेर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं। जिसने सनातन का अपमान किया, देश की 100 करोड़ जनता ने उसे माफ नहीं किया, और इसी संदेश को वो अब उत्तर प्रदेश से हरियाणा और 5 राज्यों के चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी पहुंचाने वाले हैं। हालांकि इससे पहले ट्रेलर रिलीज हो चुका है, क्योंकि मंच जो भी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ सनातन की बात जरूर करते हैं और सनातन पर विवाद खड़ा करने वाले या सनातन पर सवाल खड़े करने वाले को जवाब देते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ी है, अभियान बढ़ गए हैं, अभियानों की तीव्रता बढ़ी है और जो संवाद हो रहे हैं उसमें सनातन का बोध हो रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा, सनातन पर हमला करने वालों पर आंखें तरेरी जा रही है, उन्हें सनातन की परिभाषा बताई जा रही है और इसे अब हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता सीएम योगी आगे बढ़ा रहे हैं। मंच जो भी हो, योगी जब बोलते हैं तो सनातन की सत्यता बताते हैं और संदेश पूरे देश में जाता है। और ऐसा ही एक बार फिर हरियाणा के रोहतक में हुआ। ये जितने भी मत हैं, संप्रदाय हैं, उसी सत्य की पुनर्स्थापना के लिए, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक है और वह मंजिल है सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के कार्य को एकजुट होकर के पूरी मजबूती के साथ स्थापित करना। सनातन यानी जो सदा से है, जिसका आदि या कोई अंत नहीं है, इस तरह संपूर्ण अस्तित्व के संविधान का नाम ही सनातन है और ये धर्म भारत का राष्ट्र धर्म है। और ऐसा ही संदेश सीएम योगी ने एक बार फिर देश की जनता को दिया है। सीएम योगी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अपने ही जड़ों पर मट्ठा फेरने का काम करते हैं। जहां तहां कुछ स्वर उभरते हैं जो अपनी ही जड़ों पर मट्ठा फेरने का काम करते हैं, जब सनातन धर्म को ये लोग कोसने का कार्य करते हैं। सनातन धर्म ने कभी भी किसी भी कालखंड में, मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, किसी प्राणी और किसी चराचर जगत से जुड़ी हुई किसी भी ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जीव का, ऐसे जंतु का, ऐसी वस्तु का विरोध नहीं किया जिसके कारण कहीं भी इस चराचर जगत का हित जुड़ा हुआ हो। सीएम योगी का निशाना उन विपक्षी नेताओं पर था जो सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हैं, जो खास धर्म को साधने के लिए बहुसंख्यक का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन योगी ने ठान लिया है, सनातन से मजाक ठीक नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही कहा था, सनातन के प्रति चौकन्ना हो जाएं, क्योंकि इन पर प्रहार हो रहे हैं। कुछ प्राथमिकताएं जीवन में जरूरी हैं, देश धर्म समाज को प्राथमिकता में रखें। यानी मुख्यमंत्री योगी ने हिंदुत्व का बिगुल फूंक दिया है और सनातन धर्म के प्रति चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि इस बार 5 राज्यों के साथ लोकसभा चुनाव में भी सनातन के अपमान का मुद्दा उठने वाला है और सनातन विरोधियों को जनता के कटघरे में खड़ा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
प्रधानमंत्री मोदी हमेशा विपक्ष को चौंकाते रहते हैं, क्योंकि जब सारे विपक्षी दल 7 नवंबर से शुरू हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं, तब पीएम मोदी उत्तराखंड के हिमालय में आदि कैलाश और जागेश्वर धाम में पूजा कर रहे हैं। वहां डमरू, नगाड़ा और साथ ही शंख बजा रहे हैं। ऐसे में क्या बीजेपी को पीएम की इस धार्मिक यात्रा का चुनावी फायदा भी मिल पाएगा? आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी लोकसभा चुनाव के ऐलान में भले ही अभी थोड़ा वक्त हो, लेकिन बीजेपी ने उत्तराखंड में सीमांत जिले पिथौरागढ़ से चुनावी आगाज कर डाला है। सर्दियों के आगाज के साथ ही पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा ने राज्य का चुनावी माहौल गरमा दिया है। पीएम मोदी ने इस सोर घाटी से 1-2 नहीं बल्कि 23 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण कर डाला, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पेयजल, खेल, कृषि, उद्यान और आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं धामी जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा, जो राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में पूरे जोश से जुटी हुई है। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई। 2014 के बाद केदारखंड में आज विकास की गंगा बही है। हर प्रकार से आज केदारखंड विकसित हुआ है, पौराणिक स्थलों का विकास हुआ है। उसी प्रकार आज आपकी मानस खंड की यात्रा जो आज आदि कैलाश से प्रारंभ हुई है, निश्चित रूप से इस यात्रा से इस संपूर्ण क्षेत्र को विकास निश्चित रूप से पहुंचेगा। जाहिर है चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री की इन बड़ी घोषणाओं से बीजेपी के नेता जोश से भरे हुए हैं और इसीलिए अभी से वो दावा करने लगे हैं कि बीजेपी लगातार तीसरी बार राज्य की 5 सीटें जीतने वाली है। और यहाँ की जनता के लिए उन्होंने मानस खंड और जितनी परंपरा की अपनी योजनाएं हैं उनका भी आगाज किया है। इस देवभूमि के सभी कार्यकर्ता, इस देवभूमि की सारी जनता उनका बहुत आभार व्यक्त करती है। तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह का जनता में उत्साह था, सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक 7 किलोमीटर के अंदर लाखों की संख्या में लोग उमड़ पड़े, उससे ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि मोदी जी के सामने कोई भी नहीं है। मोदी जी पे उत्तराखंड की जनता का अटूट विश्वास है। देखो 5 सीटें तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन हम 5 सीटें इस बार 50+1 से जीतना चाहते हैं। पीएम की इन घोषणाओं से पिथौरागढ़ की जनता भी गदगद है। उन्हें उम्मीद है कि अगर पीएम मोदी द्वारा घोषित कार्य धरातल पर उतरते हैं तो तस्वीर बदलना तय है। पिथौरागढ़ की रैली में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकार ने इस डर से बॉर्डर इलाकों में विकास नहीं किया, कहीं दूसरे देश इसका फायदा न उठा ले। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम पिछली सरकारों की तरह डर कर काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि हम न डरते हैं और न ही किसी को डराते हैं। पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। बताइए क्या तर्क देते थे। आज का नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। न हम डरते हैं न हम डराते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए 22 जनवरी का दिन बेहद खास होने वाला है, जब अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने अपील की है कि देश में जिन भी लोगों पर संवैधानिक प्रोटोकॉल लागू होता है वे प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या न आए, क्योंकि इस दौरान उनका हम स्वागत नहीं कर पाएंगे। चंपत राय ने कहा कि पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो वहीं सीएम योगी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन दूसरे राज्यों के सीएम और राज्यपाल के लिए अपील की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी अपील है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन न आए। उसके बाद जिस प्रांत के लोग जिस दिन आ रहे हैं उसी राज्य और प्रांत के मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं। आपको चंपत राय का बयान सुनाते हैं।
ऐसा कोई भी व्यक्ति को हम चाहेंगे, हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, जिनके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल है वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या ना आवे। हमारा उनको बारंबार हाथ जोड़कर यही निवेदन रहेगा। राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजदूत, इनके साथ एक संवैधानिक प्रोटोकॉल है और 22 जनवरी को उनकी सेवा हम भी नहीं कर पाएंगे और मैं समझता हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएगा। तो हम उनसे निवेदन करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के दिन ना आवे। उसके बाद जिस प्रांत के लोग जब आ रहे हैं उसी राज्य के प्रांत के मुख्यमंत्री, राज्यपाल आ सकते हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।